सिर्फ एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, कल सुबह उठते ही दुनिया से फ्रिक्शन गायब हो गया। ना आप चल पाओगे, ना पेन पकड़ पाओगे, ना मोबाइल हाथ में टिक पाएगा और ना कार चल पाएगी। इनफैक्ट पूरी दुनिया कॉइल्स में बदल जाएगी। और सिर्फ रियल लाइफ ही नहीं, फिजिक्स में भी अगर तुमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया तो मैकेनिक्स तुम्हें इग्नोर कर देगा। इसलिए आज हम शुरू करते हैं एक ऐसे फोर्स की कहानी जो हमेशा हमारे साथ होता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। अब इस ब्लॉक को देखिए, ये एक रफ सरफेस पे क्वाइटली रेस्ट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन है, क्या इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है? मैक्सिमम स्टूडेंट तुरंत बोलते हैं यस सर, सरफेस रफ है। लेकिन करेक्ट आंसर है नो। सरफेस रफ होना और फ्रिक्शन का प्रेजेंट होना दोनों सेम बात नहीं है। फ्रिक्शन सिर्फ कांटेक्ट की वजह से नहीं लगता है। नो टेंडेंसी टू स्लाइड, नो फ्रिक्शन। अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी तभी फ्रिक्शन होगा। यहां ब्लॉक बिल्कुल पीसफुली रेस्ट में है, इसलिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं। यही वो जगह है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट पहली बार गलती करते हैं। उन्हें लगता है रफ सरफेस मींस फ्रिक्शन। यहां पे एक आदमी ब्लॉक को पुश कर रहा है, फोर्स लग रही है, लेकिन ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है, आखिर ब्लॉक मूव क्यों नहीं कर रहा है? आंसर है बिकॉज समवन इज साइलेंटली फाइटिंग बैक, और उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फोर्स ब्लॉक को उसकी जगह पे होल्ड करके रखता है। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो अप्लाइड फोर्स लगते ही ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देता, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन हर बार रिलेटिव स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है, इसलिए ब्लॉक रेस्ट में रहता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम मोशन को रोकना नहीं है, उसका काम है मोशन को स्टार्ट होने से रोकना। दिस इज ए ह्यूज डिफरेंस। इमेजिन आप ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, पहले 20 न्यूटन, फिर 40 न्यूटन, फिर 60 न्यूटन और फिर 80, लेकिन ब्लॉक वहीं का वहीं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये सारी फोर्स गई कहां? और इसका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन क्वाइटली मैचेस योर पुश। आप जितना पुश करते हो उतना ही फ्रिक्शन इंक्रीज होता चला जाता है, एग्जैक्टली उतना जितना ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए जरूरी है। इसी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लेकिन हर हीरो की एक लिमिट होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की भी। एक मोमेंट आता है जब फ्रिक्शन कहता है बस, अब मैं इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, और इस मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को इस लिमिट से थोड़ा सा भी बड़ा कर देते हो, ब्लॉक फाइनली स्लाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे शॉकिंग बात तो अब शुरू होती है। ब्लॉक को चलाने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स चाहिए थी, लेकिन एक बार चलने के बाद उसे चलाते रहने के लिए फोर्स अचानक कम हो जाती है। अब ब्लॉक मूव कर रहा है और आप एक सरप्राइजिंग चीज नोटिस करते हो। जिस ब्लॉक को चलाने के लिए आपको 90 न्यूटन फोर्स की जरूरत थी, अब उसे चलाते रहने के लिए सिर्फ 60 न्यूटन ही काफी है। हाउ इज दिस पॉसिबल? रीजन है गेम चेंज हो चुका है। पहले एक्ट कर रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, अब एक्ट कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। व्हाई? क्योंकि मोशन के समय सरफेस के माइक्रोस्कोपिक जॉइंट पॉइंट एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली इंटरलॉक नहीं कर पाते। लेस इंटरलॉकिंग मींस लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस मींस लेस फ्रिक्शन। अब एक और कॉमन मिथ है, क्या स्पीड बढ़ने से फ्रिक्शन भी बढ़ता है? आंसर है नहीं। नॉर्मल ड्राई सरफेस के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगभग स्पीड इंडिपेंडेंट होता है। प्राइमरली इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस, नॉर्मल रिएक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट ऑन स्पीड। लेकिन यह सिर्फ एक फोर्स नहीं है, इसकी भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है। एक ऐसा फॉर्मूला
जो एक ही लाइन में बता दे कि फ्रिक्शन कितना होगा, कब बढ़ेगा, कब अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा। और बिलीव मी, ये फॉर्मूला समझ लिया तो फ्रिक्शन कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं उसी हिडन इक्वेशन से। जरा इमेजिन कीजिए, एक ब्लॉक तेजी से राइट डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, लेकिन उसी समय उस पे एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाई जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में या ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में? यहीं पे बहुत से स्टूडेंट एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आगे चल के पूरी मैकेनिक्स को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि फ्रिक्शन ना हमेशा मोशन का अपोज करता है और ना हमेशा अप्लाइड फोर्स का। उसकी असली डायरेक्शन डिसाइड होती है सरफेस के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन से। अगर आपने इसे समझ लिया तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन से रिलेटेड कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड में सॉल्व होने लगेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन पहचानने का सही तरीका समझने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मैकेनिक्स 1 की बुक से, इलस्ट्रेशन 7.1। अब यहाँ इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो एक ब्लॉक एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ब्लॉक का मास गिवन है 1 kg और ये इसकी इंस्टेंटेनियस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन while a force of 1 Newton is acting on the block in the leftward direction. And we need to find the direction of the kinetic friction on the block and the ground. हमें यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतलानी है। ओबियसली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि मोशन है, और हम लोगों ने लर्न किया था कि डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकता है कि वेलोसिटी भी गिवन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फोर्स भी गिवन है। तो कभी भी अगर हमें रिलेटिव मोशन टेंडेंसी देखनी है तो वेलोसिटी के थ्रू ही देख पाएंगे। वेलोसिटी मीन्स मोशन को देखना। तो वेलोसिटी यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, और हम लोगों को मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे इसकी जो रिलेटिव मोशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, अगर हम लोग रिलेटिव मोशन ब्लॉक की देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इट इज मूविंग द राइटवर्ड डायरेक्शन, और हम लोगों को मालूम है कि फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अब इस डायग्राम को अगर देखें तो रिलेटिव मोशन है राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, तो फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब अगर मुझे ग्राउंड में बनाना है इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन, तो हम लोग को मालूम है न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज में लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इसको हम लोग एक्शन फोर्स ले लें और ये लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड में इसकी रिएक्शन आएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे लगेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और ग्राउंड पे लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। इमेजिन 2 ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखने में लगता है फ्रिक्शन दोनों पे बस बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन यहीं से कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले से फास्ट मूव कर रहा है। अब सोचिए, क्या फ्रिक्शन उनकी एक्चुअल मोशन को देखेगा या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होने वाली स्लाइडिंग मोशन को? और क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ब्लॉक पे 2 फ्रिक्शन फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे? इस छोटे से क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर आपके कई मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स को बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर इसका हिडन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मल्टीपल ब्लॉक फ्रिक्शन के कठिन से कठिन क्वेश्चंस भी आसान लगने लगेंगे। इसलिए अगले कुछ मिनट ध्यान से देखिए, क्योंकि अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन से जुड़ा एक बेहद इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन दूर होने वाला है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी मैं मैकेनिक्स 1 के फ्रिक्शन चैप्टर से लेता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 7.2। यहां पे आप देख सकते हो वी हैव 2 ब्लॉक्स। Both blocks are moving on the rough platform with different velocities, 4 meter per second
और B block is moving with the velocity 2 meter per second. All surfaces are rough, सभी surface rough हैं, and we need to find the direction of the kinetic friction force on each surface. जितने भी surface होंगी वहाँ पे हमें kinetic friction की direction को बतलाना है। यहाँ पे motion हो रहा है, certainly kinetic friction की बात हो रही है और question में कहा भी है। हम लोगों को मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन टेंडेंसी ऑफ द सरफेस, ये हमारे लिए सबसे पहला सेंटेंस होना चाहिए कभी भी अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन को हम लोग एनालाइज कर रहे हो। और जब कभी भी फ्रिक्शन कई सरफेस पे लगा हो तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस मेंटली रिपीट करना चाहिए या इमेजिन करना चाहिए, एज्यूम ऑल सरफेस फ्रिक्शनलेस। तो अगर हम लोग सभी सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान लें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए मूव करेगा 4 मीटर पर सेकेंड से और ब्लॉक बी मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों ब्लॉक्स मैंने अलग बना लिए। अब हम लोग यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि ब्लॉक ए की मोशन टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन टेंडेंसी ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में है राइटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। और हम लोग को मालूम है फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ ब्लॉक ए की बॉटम मोस्ट सरफेस में तो मोशन टेंडेंसी है राइटवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि एक्शन रिएक्शन दोनों बॉडी पे लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी मैग्नीट्यूड होती है इक्वल। तो अगर हम लोग इसको फ्रिक्शन फोर्स जो ए पे लग रहा है इसको एक्शन लें तो इसका रिएक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से। और अगर यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन टेंडेंसी इट इज़ वेल क्लियर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी बॉटम मोस्ट सरफेस इज मूविंग द राइटवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन और ये भी फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। तो ये हो गई फ्रिक्शन की डायरेक्शन ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में सभी सरफेसेस में। अब हम लोग लेते हैं एक इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और बहुत सारी सरफेस हैं और वहाँ पे हमें रिलेटिव मोशन टेंडेंसी को एनालाइज करना है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। इमेजिन 5 ब्लॉक्स की एक टावर है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी टावर नहीं, इसका सबसे नीचे वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है जबकि उसके ऊपर के बाकी ब्लॉक्स अलग अलग स्पीड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब असली मिस्ट्री शुरू होती है, इतनी सारी कांटेक्ट सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन किस किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या हर फ्रिक्शन मूविंग ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या हर सरफेस की अपनी अलग अलग कहानी होगी? सिर्फ एक गलत एरो पूरे सॉल्यूशन को बदल सकता है। और अगर आपने फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होता है वाला रूल याद कर लिया तो ये प्रॉब्लम आपको ट्रैप कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम रिलेटिव मोशन का वो पावरफुल तरीका सीखेंगे जिससे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फ्रिक्शन टावर की हर एरो की डायरेक्शन कॉन्फिडेंटली डिसाइड की जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ब्लॉक, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स, ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं A B C D E तक और हर एक ब्लॉक की स्पीड गिवन है। And we need to find the direction of the friction forces on each block and ground. और लिखा हुआ है assume all surfaces are rough and all velocities are with respect to ground. तो जब कभी भी हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन मालूम करनी हो तो हमें रिलेटिव मोशन टेंडेंसी मालूम करनी होती है। तो सबसे पहले मेंटली एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ऑल सरफेस फ्रिक्शनलेस। और अगर ऑल सरफेस फ्रिक्शनलेस अगर हो जाएगी तो ये जो वेलोसिटीज गिवन है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब 1 बाय 1 हम लोग सरफेस को एनालाइज करते हैं। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे सभी सरफेस की मार्किंग कर दी जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग अगर ए ब्लॉक को कंसीडर करें, ए ब्लॉक इज हैविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट 1 है उसकी मोशन टेंडेंसी है किस तरफ? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन अपोज करेगा मोशन टेंडेंसी को, रिलेटिव मोशन टेंडेंसी को। फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा
राइटवर्ड डायरेक्शन में। और जैसा हम लोग जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे डेवलप होंगे इन दोनों पॉइंट्स पे, और एक्शन रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो अब मोशन टेंडेंसी इसकी थी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, और इसका रिएक्शन पेयर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। नाउ कम टू ब्लॉक बी और ब्लॉक ए की टॉप सरफेस। अब अगर हम लोग यहाँ पे मोशन टेंडेंसी अगर देखें तो ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, उसकी मोशन टेंडेंसी बी के रिस्पेक्ट में है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे एक्ट करना चाहिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। नाउ लेट अस कंसीडर ब्लॉक सी, और बी ब्लॉक की टॉप मोस्ट सरफेस भी हमें यहाँ पे कंसीडर करनी होगी। यहाँ पे ब्लॉक बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और ब्लॉक सी की 3 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक बी की वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में ग्रेटर मैग्नीट्यूड की है। दैट मीन्स द मोशन टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक सी, अगर हम लोग इन पॉइंट्स को देखें तो ये वाले पॉइंट की मोशन टेंडेंसी इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन टेंडेंसी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे होगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। ओके, तो ये डायरेक्शन हो गई फ्रिक्शन की इन दोनों में। नाउ कंसीडर ब्लॉक डी और ब्लॉक सी की टॉप सरफेस। यहाँ पे स्पीड है ब्लॉक डी की 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये जो पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिस पॉइंट इज हैविंग मोशन टेंडेंसी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन होगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हो गई। अब फाइनल पॉइंट्स डी और ई, ई की बॉटम मोस्ट और डी की टॉप मोस्ट। यहाँ पे स्पीड ई की है 2 मीटर पर सेकेंड, डी की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मोशन टेंडेंसी की बात करें तो ई की वेलोसिटी ज़्यादा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो डी के रिस्पेक्ट में ई की मोशन टेंडेंसी राइटवर्ड डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे रिएक्शन पेयर इसका राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैं फ्रिक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे सभी सरफेस की मोशन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ तक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन कब स्टैटिक होगा, कब काइनेटिक होगा और कब लिमिटिंग होगा। लेते हैं इलस्ट्रेशन मैकेनिक्स 1 की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7.5।